जुलाई से लेकर सितंबर तक अगले 3 महीने तक मुसलमानों और पर्शियंस के दरमियान कोई भी लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि खालिद बिन वलीद इन नए इलाकों में इस्लामिक लॉज कायम करने में बिजी थे और पर्शियन बादशाह दूर दराज से नई फौज जमा करने में बिजी थे। अब जब यहाँ पर्शियन एम्पायर में हालात थोड़े कंट्रोल होने लगे तो मदीना में मुसलमानों के खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहाबा की एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई, जिसमें उमर, अली और उस्मान जैसे बड़े बड़े सहाबा मौजूद। लेकिन इस बार ये मीटिंग पर्शियन एम्पायर के बारे में नहीं बल्कि रोमन एम्पायर के बारे में, कि कहीं रोमन एम्पायर इन हालात का फायदा उठाकर मुसलमानों पर हमला ना कर दे। इसीलिए इस मीटिंग में अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक फैसला किया कि बहुत तेजी से मुसलमानों की एक नई फौज बनाई जाए, ताकि इससे पहले कि रोमन एम्पायर मुसलमानों पर हमला करे हम उन पर हमला कर दें। सहाबा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस मिशन को लेकर पूरे अरब में फैल गए और मुसलमानों के लिए एक नई फौज बनाने लगे, जिसके बाद कुछ ही अरसे में मदीना में वॉलंटियर्स की एक नई फौज बिल्कुल रेडी हो गई। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस फौज को रोमन एम्पायर की तरफ जाने से पहले 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, जिनके लीडर्स उन्होंने अम्र इब्न आस, अबू उबैदा, शुराबील और यजीद को बनाया। वो वाला यजीद नहीं, यजीद बिन अबू सुफियान। लेकिन इन फौजों को 4 ग्रुप्स में डिवाइड करने की जरूरत क्या थी? ये इसलिए क्योंकि रोमन्स की फौज मुसलमानों से बहुत ज्यादा थी और इनसे एक साथ लड़ना इम्पॉसिबल, तो इन्हें इसलिए डिवाइड किया गया ताकि रोमन्स भी अपनी आर्मी को डिवाइड कर दे। मुसलमानों की ये चारों आर्मीज रोमन एम्पायर में इस तरह दाखिल कि अगर इनमें से एक को भी कोई इमरजेंसी पेश आए तो बाकी सारे उसकी मदद के लिए फुल स्पीड पहुंच सके। इसी तरह ये फौज रोमन एम्पायर में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। उधर पर्शियन एम्पायर, जहाँ पिछले 3 महीने से कोई लड़ाई नहीं हुई थी, उस टाइम को भी खालिद बिन वलीद ने वेस्ट करने के बजाय वो एक छोटी सी फौज इराक से लेकर वापस अरब की तरफ गए, जहाँ अब भी अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत के खिलाफ एक छोटा सा ग्रुप लड़ रहा था। तो खालिद बिन वलीद ने जाकर उन्हें खत्म कर दिया और फिर बहुत तेजी से वापस इराक की तरफ आए। जैसे ही पर्शियन बादशाह को पता चला कि खालिद बिन वलीद इराक को छोड़कर वापस अरब की तरफ चले गए, तो उन्होंने 25-25 हजार की 3 नए आर्मीज को तैयार करके मुसलमानों की तरफ रवाना किया। और सारे मुसलमानों को पता कि इन तीनों आर्मीज को एक साथ हराना इम्पॉसिबल। तो खालिद बिन वलीद ने अपने जनरल्स की एक मीटिंग बुलाई और अब जो प्लानिंग खालिद बिन वलीद ने की, इसी प्लानिंग की वजह से उन्हें दुनिया के सबसे बड़े जनरल्स में से एक माना जाता है। मीटिंग में मुसलमानों को पता चला कि इन तीनों फौजों को एक एक करके हराया नहीं जा सकता, क्योंकि जैसे ही मुसलमान उनकी तरफ रवाना हो, पर्शियंस की ये तीनों फौजें एक साथ मिल 75,000 की एक बहुत बड़ी फौज बना ले। इसीलिए खालिद बिन वलीद और उनके जनरल्स अपने जासूसों की मदद से ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि आज से 2 हफ्ते बाद ईरान की ये तीनों फौजें एग्जैक्टली कौन सी जगह पर हो। जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने अपनी आर्मी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिनमें से एक को अपने पास रखा, दूसरे को काका बिन अम्र के पास और तीसरा अबू लैला के पास। इन तीनों जनरल्स के पास 5-5 हजार मुसलमानों की फौज थी। खालिद बिन वलीद ने बाकी 2 जनरल्स को ऑर्डर दी कि आज से 2 हफ्ते बाद हम तीनों फौजें एग्जैक्टली इस टाइम पर और इस जगह पर इस इलाके में मिलेंगे और फिर एक साथ 3 साइड से हमला करें। ये तीनों फौजें मेन रोड से तो ईरान की आर्मी की तरफ नहीं जा सकती, इसीलिए टाइम और जगह फिक्स करने के बाद ये तीनों फौजें इराक के मेन रास्तों को छोड़कर जुलाई के महीने में इराक के गर्म डेजर्ट की तरफ गई और हर एक की नजर से बिल्कुल गायब हो गई। जिसके बाद अगले 2 हफ्ते तक पूरे इराक में किसी को पता नहीं था कि मुसलमानों की फौज आखिर गए कहाँ। और अचानक 2 हफ्ते बाद उसी रात एग्जैक्ट उसी टाइम पर और एग्जैक्ट उसी लोकेशन पर खालिद बिन वलीद अपने 5,000 फौज के साथ खड़े। तो उन्होंने एक छोटी सी आग लगाकर सामने वाले पहाड़ की तरफ इशारा किया और दुआ की कि काश वो फौज भी एग्जैक्ट टाइम पर वहाँ पहुंच चुकी हो, क्योंकि अब यहाँ से वापस जाना इम्पॉसिबल था। और कुछ देर बाद काका बिन अम्र की दूसरी फौज ने भी आग जलाई और इसी तरह तीसरी फौज ने भी इशारा दिया, व्हिच मींस बगैर किसी मोबाइल या किसी राब्ते के ये तीनों फौजें उसी एग्जैक्ट टाइम पर उसी जगह पर मौजूद थी। अब जब सारी आर्मीज प्लान के मुताबिक पहुंच चुकी तो खालिद बिन वलीद ने हमले का हुक्म दिया। मुसलमानों की फौजों ने पर्शियंस पर 3 तरफ से हमला करके हजारों लोगों को बिल्कुल क्रश कर दिया और पर्शियंस की ये पहली फौज खत्म हो गई। लेकिन इतनी बड़ी फतह के बाद भी मुसलमानों ने सेलिब्रेट करने की बजाय दोबारा रात को मीटिंग बुलाई और अगेन ये कैलकुलेट करना शुरू किया कि पर्शियंस की दूसरी फौज आज से 3 दिन बाद एग्जैक्टली कौन सी जगह पर होगी। और ये कैलकुलेट करने के बाद मुसलमानों की तीनों फौजें इराक के डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई। और 3 दिन बाद दोबारा खालिद बिन वलीद ने देखा कि मुसलमानों की तीनों फौजें एग्जैक्ट उसी टाइम पर उसी लोकेशन पर मौजूद है। जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने तीनों फौजों को हमला करने का हुक्म दिया और फिर इस फौज के साथ भी वही हुआ जो होना था और इस तरह पर्शियंस की दूसरी फौज भी खत्म हो गई। और अगेन खालिद बिन वलीद ने जनरल्स की दोबारा मीटिंग बुलाई, सारों ने फिर से तीसरी फौज की कैलकुलेशन की और एक बार फिर मुसलमानों की ये तीनों फौजें डेजर्ट में बिल्कुल गायब हो गई और इस तरह मुसलमानों ने तीसरी फौज को भी खत्म कर दिया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला ये हुआ कि खालिद बिन वलीद जब तीसरी फौज को क्रश कर रहे थे, उस फौज के दरमियान कुछ नए मुसलमान भी थे जो इस जंग में सारे मारे गए। इस बात की खबर जब मुसलमानों की कैपिटल मदीना पहुंची तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खालिद बिन वलीद पर बहुत गुस्सा हुआ। लेकिन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के खलीफा बनने के बाद इस इंसिडेंट और कुछ और इंसिडेंट्स की वजह से खालिद बिन वलीद जैसे अजीम जनरल को उनकी पोजीशन से हटा दिया, जिसे हम एक्सप्लेन करेंगे। इन फौजों को खत्म करने के बाद मुसलमान सीधा फिराज की तरफ रवाना हुआ। ये सिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि ये दोनों सुपर
सुपर पावर्स रोमन और पर्शियन एम्पायर के बिल्कुल सेंटर में बॉर्डर सिटी, और मसला ये था कि यहाँ पर पर्शियंस और रोमन्स दोनों की बहुत बड़ी फौज आबाद थी। जैसे ही मुसलमान इस सिटी के करीब पहुंचे, उन्होंने जिंदगी में पहली बार, बल्कि तारीख में पहली बार, एक बहुत ही अजीब मंजर देखा कि पर्शियंस और रोमन्स की फौज अपनी सारी दुश्मनियां भुलाकर मुसलमानों के खिलाफ एक हो गए और मुसलमानों से एक साथ लड़ने के लिए बिल्कुल रेडी खड़े हैं। रोमन्स और पर्शियंस के दरमियान पिछले 700 साल से बहुत सख्त लड़ाई चल रही थी, और इन पिछले 700 साल में किसी भी तीसरी ताकत ने इन दोनों को चैलेंज नहीं किया। लेकिन अब जब इन दोनों ने देखा कि मुसलमानों ने एक साथ इन दोनों एम्पायर्स पर हमला कर दिया, तो वो अपनी सारी दुश्मनी खत्म करके अपनी फौजों को मुसलमानों के खिलाफ यूनाइट करने लगे। दुश्मनों की फौज के फ्रंट में पर्शियंस और उनके पीछे रोमन्स खड़े थे, और इन दोनों के पीछे एक दरिया जिसके ऊपर एक ब्रिज थी, और मुसलमानों के पास फौज की सिर्फ एक लाइन थी। रोमन्स और पर्शियंस ने मिलकर मुसलमानों पर हमला कर दिया, और इतना सख्त हमला किया कि कुछ ही देर में मुसलमान जंग से आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे और बहुत सारे मुसलमान शहीद होने लगे। ये जंग इतनी सख्त थी कि जंग के दरमियान ही खालिद बिन वलीद ने अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर आज तूने मुसलमानों को फतह दे दी तो मैं किसी भी और जंग से पहले मक्का जाकर हज करूंगा, क्योंकि ये जंग ऐसी हालत तक पहुंच चुकी कि यहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। और इसी के साथ जीत की एक आखिरी अटेम्प्ट करने के लिए खालिद बिन वलीद ने अपने साथ वाले घोड़ों को जंग से दूर जाने का हुक्म दिया और कहा कि जंग से पहले बहुत दूर जाकर वापस पलटो और फिर डायरेक्ट हमला मत करना, बल्कि पहले दूर जाकर उस ब्रिज तक पहुंचो जो रोमन्स के पीछे थी, और फिर वहां से दोबारा इस तरीके से रोमन्स पर पीछे से हमला कर कि रोमन्स और पर्शियंस को लगे कि पीछे से मुसलमानों की एक बहुत बड़ी फौज पहुंच चुकी है। जैसे इस फौज ने पीछे से रोमन्स पर हमला किया तो रोमन्स जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे, क्योंकि खालिद बिन वलीद ने इससे पहले ही फरमाया कि पर्शियंस के मुकाबले रोमन्स काफी कमजोर लोग हैं। जब रोमन्स जंग छोड़कर हर तरफ भागने लगे तो पर्शियंस का भी सारा हौसला टूट गया और वो भी जंग छोड़कर भागने लगे, और इस तरह अल्लाह ने खालिद बिन वलीद की दुआ कबूल कर ली और मुसलमान जंग जीत गए। लेकिन अब खालिद बिन वलीद को भी अपना वादा पूरा करना था, इसीलिए उन्होंने अपनी फौज को इस सिटी से वापस अल हिरा सिटी की तरफ जाने का हुक्म दिया और खुद इस फौज के बिल्कुल पीछे चलने लगे। जैसे ये फौज थोड़ी आगे चली गई, खालिद बिन वलीद बगैर किसी को बताए सिर्फ कुछ और साथियों के साथ इराक के डेजर्ट की तरफ से फुल स्पीड मक्का की तरफ जाने लगे, क्योंकि ये दिन बिल्कुल हज के दिन थे। रास्ते में खालिद बिन वलीद बहुत ही कम आराम और बहुत ही कम खाने के साथ फुल स्पीड मक्का पहुंचे, और मक्का पहुंचते ही अपना चेहरा छुपाकर हज करके वापस घोड़े पर चढ़े और सीधा वापस इराक की तरफ चलने लगे। जैसे ही वो वापस इराक पहुंचे, उन्होंने देखा कि मुसलमानों की फौज अब उस सिटी पहुंच रही है, और इस तरह बगैर किसी को पता चले खालिद बिन वलीद ने अपना वादा भी पूरा कर लिया। लेकिन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की इंटेलिजेंस एजेंसी बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और उन्हें कुछ ही दिनों में खालिद बिन वलीद के सीक्रेट हज का पता चल, और उन्होंने खालिद बिन वलीद को लेटर भेजा कि बगैर पूछे आइंदा ऐसा कभी भी नहीं करना। अब मुसलमानों की इस एम्पायर खिलाफत राशिदा के बॉर्डर्स बहुत फैल चुके थे, और एक साथ मुसलमान दो बड़े सुपर पावर्स के साथ लड़ रहे थे, और ये सारी प्लानिंग मदीना जैसी एक छोटी सी सिटी से हो रही थी। इन सारे जंगों की प्लानिंग मदीना में बैठे बड़े बड़े सहाबा कर रहे थे। मदीना में अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि पर्शियन एम्पायर में तो खालिद बिन वलीद जैसे जनरल की वजह से सब कुछ अंडर कंट्रोल है, लेकिन इससे बहुत दूर रोमन एम्पायर मुसलमानों की फौजों को बहुत मुश्किल पेश आ रही। इसीलिए उन्होंने खालिद बिन वलीद की तरफ एक लेटर भेजा, जिसमें उन्होंने खालिद बिन वलीद को ऑर्डर दिया पर्शियन एम्पायर में अपनी सारी एक्टिविटीज खत्म करके अब रोमन एम्पायर की तरफ जाओ, क्योंकि अब बारी रोमन एम्पायर। अब खालिद बिन वलीद के पास दो ऑप्शंस कि या तो इस रास्ते से रोमन एम्पायर की तरफ जाए जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगना था, और या फिर इस दूसरे रास्ते से जाए जो बिल्कुल इम्पॉसिबल रास्ता था। लेकिन उस रास्ते से मुसलमान टाइम बहुत बचा सकते हैं, और दरमियान में 6 दिन तो बिल्कुल बगैर किसी पानी के गुजारने। तो ऑफ कोर्स खालिद बिन वलीद ने टाइम बचाने के लिए ये दूसरा बहुत ही डेंजरस रास्ता चूज किया, क्योंकि उन्हें पता था कि रोमन एम्पायर में मुसलमानों को उनकी बहुत सख्त जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने 20 ऊंटों को कई दिनों तक प्यासा रखा और फिर उन्हें डबल पानी पिलाया ताकि ज्यादा पानी उनके पेट में स्टोर हो सके, ताकि बाद में मुसलमानों के घोड़े इस पानी को यूज कर सके।